मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों, आज का पाठ है छठा पाठ, भूमि उपयोग भाग 2 यानी लैंड यूज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो बच्चों, भूमि उपयोग यानी लैंड यूज की बात हम करेंगे कि भूमि का उपयोग, जो भूमि के विविध उपयोगों की अगर हम बात करें तो बच्चों जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, जिस आपको हम बताएं पॉइंटर की मदद से, तो अब उस लैंड यूज का यानी भूमि उपयोग की बात करें तो एग्रीकल्चर के संदर्भ में या बच्चों हम बात करें चारागाह के रूप में या इंडस्ट्री के रूप में किस तरह से उसका उपयोग होता है, इसकी चर्चा जो पिछले अर्थात पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। तो भूमि उपयोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो भूमि उपयोग अर्थात किसी प्रदेश में भूमि के होने वाले विविध उपयोगों की बात होती है। भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों और मानव के बीच होने वाली अंतर क्रिया से बनता है। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं भूमि उपयोग की। इस बच्चों, समय के साथ भूमि के उपयोग में परिवर्तन, इस समय के साथ भूमि के उपयोग में परिवर्तन होते रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। हम वन भूमि की बात करें, जिस बच्चों पिछले यानी भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। फॉरेस्ट लैंड की बात करें, तो ग्रामीण भूमि उपयोग में सीमांकित वन भी एक प्रकार का भूमि उपयोग है। इस वन क्षेत्र से लकड़ी प्राप्त करना, गोंद, घास इत्यादि वनोत्पाद प्राप्त होते हैं। तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम पार्ट 1 को आगे बढ़ाएंगे। मिश्र भूमि उपयोग यानी मिक्स्ड लैंड यूज की बात करें तो बच्चों, कुछ भागों में ये जो अभी हमने चर्चा की, ये सभी प्रकार के भूमि उपयोग एकत्र दिखाई देते हैं। ऐसी भूमि पर मिश्र भूमि उपयोग होता है। जैसे बच्चों बात करें निवासी क्षेत्र की बात करें, मनोरंजन क्षेत्र की बात करें, तो बच्चों इस तरह से मिश्र अर्थात मिश्रित भूमि उपयोग अर्थात मिक्स लैंड यूज कहा जाता है। जो मानचित्र में ऐसे भाग दिखाते इसमें विशेष रंगों का उपयोग करते हैं। अगर निवासी की बात करें तो लाल, यानी जो निवासी का मतलब यहाँ सेटलमेंट से, अधिवासों से है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लाल रंग जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये छोटे छोटे जो लाल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये सब सेटलमेंट अधिवासी हैं। इसी तरह से अगर व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें तो उसे नीला, कृषि क्षेत्र का हो तो उसे पीला, हरा क्षेत्र है तो उसे वन, ये सब देख सकते हैं। अगर हरा क्षेत्र है तो वन, तो इस तरह से उन्हें दिखाया जाता है। तो बच्चों, पार्ट 1 में इसे हमने विस्तार से देख लिया है। आइए बच्चों, पार्ट 2 में इसी क्रम में हम आगे बढ़ लेते हैं। संक्रमण क्षेत्र एवं उपनगरों की बात करें यानी ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स की बात करेंगे। नगरीय अधिवासों की सीमा से लगकर ग्रामीण अधिवास होते हैं। तो बच्चों, अगर हम शहरों की जहां बात करते हैं तो वहां पर लगे हुए गांव को भी हम देख सकते हैं, यानी शहर से लगे हुए गांव की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को संक्रमण प्रदेश अथवा ग्रामीण नगरीय उपांत के क्षेत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। यानी बच्चों, शहर और नगरों के बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी जो शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें या जो ग्रामीण क्षेत्र, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे ही क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र या संक्रमण प्रदेश कहा जाता है, राइट।
तो उसे ग्रामीण नगरीय उपांत के नाम से भी जाना जाता है। राइट, ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों संक्रमण क्षेत्र एवं उपनगर की हम बात कर रहे हैं। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इस प्रदेश का भूमि उपयोग सम्मिश्र स्वरूप का होता है, साथ ही यहाँ का सांस्कृतिक जीवन भी मिश्रित स्वरूप का होता है। यस बच्चों, तो हम देखेंगे जैसे अगर हम बात करें बच्चों, बायो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जैसे बांद्रा की बात करें तो आप बांद्रा को देख सकते हैं, भांडुप को आप देख सकते हैं। राइट, तो इस तरह बच्चों ऐसे यानी यहाँ के भूमि उपयोग में ग्रामीण और नगरीय भूमि का उपयोग का मिश्रण दिखाई देता है और समय के साथ इन भागों का नगरीकरण हो जाता है। मुख्य शहर के पास उपनगरों का निर्माण हो जाता है, जिसे सबर्बन कहा जाता है। जैसे बच्चों बांद्रा की बात करें, भांडुप की बात करें, ये मुंबई के उपनगर हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राइट, तो किस तरह से बच्चों इन्हें सबर्बन या उपनगर कहा जाता है, उदाहरण के रूप में आप स्क्रीन पर बाईं ओर देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, इन्हें आपको ध्यान रखना है। हम बात करें बच्चों ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब की बात कर रहे हैं। योजनाबद्ध शहरों की बात करें बच्चों, यानी प्लान्ड सिटीज की बात करें, ये जो नियोजित शहर हैं, प्लान्ड सिटीज हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद विश्व में बड़े पैमाने पर नगरीकरण की शुरुआत हुई। तो ये बच्चों अगर हम जब बात करते हैं नगरीकरण की बात करते हैं, तो नगरीकरण की यह प्रक्रिया योजनाबद्ध नहीं थी और इसीलिए शहरों का अनियंत्रित विकास होने लगा। बच्चों आप समझ सकते हैं, विश्व के तमाम ऐसे देशों की बात करें, ये बच्चों चूंकि उन्हें योजनाबद्ध ढंग से यानी प्लानिंग करके उन्हें नहीं बसाया गया और यही कारण था कि विश्व के जो तमाम शहर हैं आज वे अनियंत्रित यानी अनियंत्रित की बात करें तमाम क्षेत्रों की, जैसे जनसंख्या के कारण जो है अनियंत्रित जनसंख्या तमाम शहरों के होने के कारण जो नागरीय सुविधाएं हैं वहां पर वो प्रभावित होने लगती हैं। इसीलिए नियोजन की जरूरत होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है। आइए हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, योजनाबद्ध शहरों की बात करेंगे यानी प्लान्ड सिटीज की बात करेंगे। तो रोजगार के अवसर के कारण बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण होने लगा। ये शहरों की ओर लोग शिफ्ट बड़ी तेजी से होने लगे क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पर उपलब्ध अधिक रहते थे। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं प्लान्ड सिटीज की यानी योजनाबद्ध शहरों की बात कर रहे हैं। शहरों में स्थान की उपलब्धता का प्रश्न सदैव ही गंभीर होता है। नगरीय भूमि उपयोग में बड़े पैमाने पर विविधता दिखती है। तो अगर हम बात करें बच्चों, भूमि सीमित होती है और भूमि उपयोग में विविधता होती है, साथ ही शहर बढ़ता रहता है। ऐसे में भविष्य का विचार करते हुए शहरों को योजना पद्धति से निर्माण करने का विचार शुरू हुआ। इस बच्चों जब हम बात करते हैं शहरों की, तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर जमीन अर्थात जमीन कम होती है तुलनात्मक रूप में, यही कारण होता है कि यहाँ पर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं प्लान सिटीज की, जब नियोजित शहरों की बात करते हैं तो हम इसी संदर्भ में और आगे बढ़ेंगे, देखने वाले हैं नियोजित या योजनाबद्ध शहरों को देखने वाले हैं। तो बच्चों हम बात करें प्लान सिटीज की यानी नियोजित शहर की बात कर रहे हैं। नगर के बसने के पहले ही उसमें भूमि उपयोग कैसा होगा इसका नियोजन मानचित्र तैयार किया जाता है, उसके अनुसार शहरों का विकास किया जाता है। तो बच्चों जब प्लान सिटीज की बात होती है, तो बच्चों विश्व में तमाम अगर नियोजित शहरों की बात करें तो हम कुछ उसमें से उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। जैसे बच्चों नवी मुंबई, बच्चों आप देख सकते हैं नई मुंबई, यहाँ पर नई मुंबई जो है प्लान सिटीज अर्थात योजनाबद्ध शहरों में आता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस शहर को बसाया गया है, पूरी तरह से नियोजित, इसीलिए इसे प्लान्ड सिटीज के रूप में जाना जाता है। बच्चों सिंगापुर की बात करें तो स्क्रीन पर आप सिंगापुर को देख पा रहे हैं। जब नियोजित शहरों की बात होती है तो सिंगापुर को आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े ही सुनियोजित ढंग से इसे बसाया गया है। इसी तरह की अगर बात करें बच्चों तो ब्राजीलिया की बात करें, जो कि ब्राजील में आप देख सकते हैं, इस तरह से ब्राजीलिया की बात करें, या बच्चों
चंडीगढ़ की बात करें, किस भारत का यस एक नियोजित शहर चंडीगढ़ जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसे भी नियोजित शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है। विश्व के कुछ और देशों की बात करें, जैसे सिंगापुर की बात हमने की, इसी के साथ सियोल की बात करें, यस दक्षिण कोरिया, ज्यूरिख की बात करें जो कि स्विट्जरलैंड में है, वाशिंगटन डीसी बच्चों जो की बात करें यूएसए में अर्थात अमेरिका में, ब्राजीलिया जो कि हमने बात की ब्राजील में, इसी तरह से चंडीगढ़, भुवनेश्वर जो कि भारत में है, ये सब योजनाबद्ध शहर हैं, यानी बच्चों इन्हें प्लान करके बसाया गया है। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। जब हम नियोजित शहरों की बात करते हैं तो ध्यान रखिए सिंगापुर, सियोल, ज्यूरिख, वाशिंगटन डीसी, ब्राजीलिया, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, किस बच्चों नई मुंबई की अभी बात की, तो ये नियोजित शहर में इन्हें रखा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों अगर हम बात करें इस 6.1 में भूमि उपयोग को दर्शाने वाले वृत्ता रेखों का अभ्यास करना है और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो जरा ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों ये क्या दिया है, ये सब देख सकते हैं व्हील डायग्राम दिया हुआ है। तो बच्चों इसे वृत्तारेख जिसे व्हील डायग्राम कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिंबल समझ लीजिए। ये देखिए बच्चों जो पीला है, हल्का पीला जो आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, कृषि योग्य भूमि है। जैसे अगर बात करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम क्या दिखा रहे हैं। तो ये जापान में भूमि उपयोग यानी जापान में जो लैंड यूज है 2011 के अनुसार, ये आप जो देख पा रहे हैं राइट, ये जापान को देख पा रहे हैं। और दाहिनी ओर जो आप देख पा रहे हैं ये है भारत, हमारा भारत। भारत में भूमि उपयोग 2011 राइट। अब जरा ध्यान से इंडेक्स को यहां समझ लीजिए। जो हल्का पीला है वो कृषि योग्य, जैसे अगर 11.7 की बात करें, यानी कृषि योग्य जो क्षेत्र है जापान में कितना है 11.7, और बच्चों भारत में कितना है ध्यान से देख लीजिए 52.8। यस, तो कृषि योग्य अगर भूमि की बात करें, यानी कुल जो 100% की अगर बात करते हैं बच्चों, तो 100% में जापान में जो कृषि यानी भूमि उपयोग की जो हम बात कर रहे हैं, खेती के लायक, खेती के योग्य जो भूमि है वो कितना है 11.7। अब जो भारत की बात करें, भारत में जो कुल भूमि है उसमें 52.8% बच्चों ये कृषि योग्य भूमि है। तो यहाँ पर इस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। इसी के साथ जो लाल से आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये स्थायी कृषि जिसमें होती है, अगर जापान में देखें तो 0.8, जबकि भारत में कितना 4.2। इसी तरह से अगर वनाच्छादित की बात करें तो जापान में बच्चों आप देख सकते हैं, जो वनाच्छादित की बात करें तो 68.5 68.5, जबकि भारत में ये क्षेत्र कम है 23.1 राइट। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब हम वन क्षेत्र की बात करते हैं तो यस वन क्षेत्र, यस ऐसा माना जाता है कि वन क्षेत्र लगभग 35% के आसपास एक आदर्श स्थिति होती है। उस हिसाब से यस हमें वृक्षारोपण पर और अधिक बल देने की जरूरत है। चलिए बच्चों, तो अस्थायी चारागार की बात करें तो आप देख सकते हैं यस भारत में 3.5 लगभग 5.5, और अन्य यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अन्य में यहाँ 19% है, यहाँ पर 16.4% है। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है, हम बात कर रहे हैं भूमि के उपयोग की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों ये देख पा रहे हैं जापान एवं भारत में भूमि उपयोग का जो प्रतिशत है वो दिखा है। ध्यान से आप समझिए, जो कि इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आइए बच्चों ध्यान से देखिए, किस देश में वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत अधिक है राइट। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमने प्रश्न देखा कि किस देश में वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत अधिक है, तो ये जापान को आप देख पा रहे हैं, भारत को देख पा रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत पूछ रहा है किस देश में अधिक है राइट बच्चों। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से दिखा है तो जापान में 68.5 है और भारत में 23.1। यस बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि जापान में अधिक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से लिख देना है बच्चों, आसानी से आप खोज सकते हैं। कृषि के अंतर्गत भूमि का अनुपात किस देश में अधिक है, यानी किस देश में खेती अधिक होती है। यस, तो आप समझ सकते हैं, अभी आपको आसानी से दिखाई दे रहा है भारत में 52.8 है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर 11.8 जापान में, तो भारत इस संदर्भ में आगे है यानी 52.8।
उपर्युक्त दो प्रश्नों का विचार करते हुए भारत एवं जापान की प्राकृतिक संरचना एवं जलवायु का सहसंबंध कैसे जोड़ेंगे। राइट बच्चों, तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं कि भारत में बच्चों मैदानी जो प्रदेश हैं वो अधिक है, अतः यहाँ की जो जलवायु है वो सौम्य जलवायु के कारण भारत में जनसंख्या अधिक है, ये हमें ध्यान रखना है। परिणाम स्वरूप जो निवासी क्षेत्र की बात करें बच्चों, यह निवास क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक है, इसलिए निवासी क्षेत्र अधिक बढ़ रहा है और जिससे वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। राइट, ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ जापान की बात करें तो बच्चों जापान में जो है का एक बड़ा क्षेत्र जो कि पर्वतीय क्षेत्र भाग है, जिसमें जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या कम है तथा वन क्षेत्र यहाँ पर अधिक है। तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर यानी जो प्राकृतिक संरचना और जलवायु का सहसंबंध ऐसे जोड़ करके आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है भूमि उपयोग एवं प्रादेशिक विकास का सहसंबंध ढूंढना है। तो बच्चों भारत में जो प्राथमिक क्षेत्र का विकास अधिक हुआ है, इस अगर भारत की बात करें, और जापान में बच्चों द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विकास अधिक हुआ है। यस, तो ये हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक विकास के संदर्भ में। जापान में कौन सा, अगला प्रश्न है, जापान में कौन सा भूमि उपयोग पाया जाता है। तो बच्चों अगर जापान की बात करें तो जापान में वन, खेती तथा बंजर और पठारी या थोड़ा पर्वतीय, इस प्रकार जो है लैंड यूज या हम बात करते हैं भूमि उपयोग को देख सकते हैं जापान में। अगला प्रश्न है बच्चों, भूमि उपयोग का विचार करते हुए दोनों देशों में भूमि उपयोग पर परिणाम करने वाले कारकों की सूची बनाने की बात कही गई है। तो यस बच्चों, भूमि उपयोग की हम बात करें पर परिणाम करने वाले कारकों की बात करें तो भारत में नैसर्गिक साधन संपत्ति, जलवायु, मिट्टी, जबकि जापान की बात करें तो बच्चों जापान में यातायात मार्ग, औद्योगिकरण और सरकारी नीति आदि घटक का परिणाम होता है। ये समय ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे जापान एवं भारत में भूमि उपयोग, जो कि प्रतिशत के रूप में आप देख पा रहे हैं, कुछ प्रश्नों को हम देख रहे थे। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। जिस बच्चों ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ध्यान से आपको समझना है। यस, तो अगर हम बात करें, इस तो आपके ध्यान में आया होगा कि विविध देशों में भूमि उपयोग में विविधता दिखाई देती है, ये हम समझ सकते हैं। भूमि की उपलब्धता, देश की जनसंख्या, उसकी गुणवत्ता एवं आवश्यकता अनुसार भूमि उपयोग के प्रकारों में अंतर दिखाई देता है। जैसे जापान में वनाच्छादित भूमि का प्रमाण अधिक है। यस, जापान में आप देख सकते हैं वनाच्छादित भूमि का प्रमाण अधिक है और कृषि के अधीन भूमि का प्रमाण बहुत ही कम है। यानी खेती के हम जो बात करें बच्चों, यस, जो कृषि के अधीन भूमि का प्रमाण बहुत ही कम है, ये हमको ध्यान रखना है। उसकी तुलना में भारत की बात करें तो भारत में वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत कम है। यस बच्चों, भारत में वनाच्छादित जो भूमि है उसका प्रतिशत कम है। और कृषि, जो स्थायी कृषि की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कृषि की अगर बात करें या स्थायी कृषि की बात करें, जो कि रेट से दिया हुआ है, यस, तो कृषि और स्थायी कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत अधिक है। किसी प्रदेश के भूमि पर उपयोग के अनुसार विकास का स्तर समझा जा सकता है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों भूमि का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकार की बात करें, ओनरशिप ऑफ लैंड एंड ओनरशिप राइट्स की बात करते हैं। तो बच्चों भूमि का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकार की बात करें, यानी ओनरशिप ऑफ लैंड एंड ओनरशिप राइट्स की बात करें। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर 6.2 में, यस, और यहाँ पर 6.3 की भी बात करेंगे। यस, तो आप देख सकते हैं भूमि उपयोग किस प्रकार का हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए, यह संपत्ति, यस, तो 6.2, ये जो 6.2 है इस आकृति में ध्यान से देखिए बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि 6.2 में ये जो संपत्ति आपको दिखाई दे रही है, इस बच्चों ये संपत्ति आपको दिखाई देगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगी ये किस क्षेत्र की है, ये बच्चों ग्रामीण क्षेत्र की है। किसकी? ग्रामीण क्षेत्र की। यस, यानी बच्चों ये जो है कि ग्रामीण क्षेत्र की है, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों अगर हम बात करें इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मालमत्ता पत्रक लिखा हुआ है। इस बच्चों तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं 6.3 की, तो ये जो इमेज है बच्चों, ये जो चित्र है, ये किससे संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये शहरी क्षेत्र का है
और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें भूमि उपयोग से संबंधित है और बच्चों ये मालमत्ता जो कि बगैर खेती के संबंधित है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये संपत्ति किस क्षेत्र की हुई ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों, इसी संदर्भ में हम 7/12 यानी 7/12 इस एक्सट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस बच्चों, तो जब हम 7/12 की बात करते हैं, 7/12 उतारा की बात करते हैं, राइट, तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो दिया हुआ है, ये बच्चों दिया हुआ है इस जिला अहमदनगर। राइट, यहाँ पर लिखा है जिला अहमदनगर। राइट बच्चों, और तालुका दिया है बच्चों इस पारनेर दिया हुआ है, यहाँ पर तालुका भी दिया हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में 6.2। तो बच्चों ये 7/12 उतारा जिसे खसरा कहा जाता है नीचे लिखा हुआ है। राइट, तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही बच्चों आपको ध्यान दे रहा है, हम 7/12 की बात कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपको दिया रहता है इस बच्चों भोग वटादार वर्ग दिया रहता है। यहाँ पर देखिए 1 दिया हुआ है इस बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों यहाँ पर इसके 2 भाग होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है नमूना 7। जब हम 7/12 की बात करते हैं, 7/12 की बात करते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है ये है नमूना 7। ठीक है, यहाँ देखिए नमूना 7 लिखा हुआ है। नीचे वाला जो हिस्सा है बच्चों ये है नमूना 12, और इन दोनों को मिला करके बनता है 7/12, जिसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हमने देखा कि भूमि उपयोग के अंतर्गत भूमि का किस तरह से उपयोग होता है। भूमि का स्वामित्व निजी अथवा सरकारी हो सकता है। इस संबंध का पंजीकरण सरकार के राजस्व विभाग में किया जाता है। इस बच्चों पंजीकरण को रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, सरकार के राजस्व विभाग में किया जाता है। पंजीकृत भूमि की सभी जानकारी राजस्व विभाग के 7/12 जिसे खसरा कहते हैं। राइट बच्चों, तो ध्यान रखिए 7/12 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में इसे कहते हैं ये 7/12 एक्सट्रैक्ट। राइट, ध्यान रखना है 7/12 को। और हमने यस बच्चों हमने बात की नमूना 7 की और नमूना 12 की बात की, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों 7/12 को खसरा भी कहते हैं। इस दस्तावेज में जो है आप देख सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी हम आगे लेते हैं। आइए आगे बढ़ लेते हैं। 7/12 दस्तावेज के कारण भूमि संबंधी स्वामित्व अधिकारों के विषय में पता चलता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि 7/12 से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो बच्चों आप क्या बताएंगे, 7/12 से हमें जो 7/12 का दस्तावेज है इससे हमें भूमि संबंधी स्वामित्व यानी मालिकाना हक किसका अधिकार है 7/12 से हमको पता चल जाता है। यह दस्तावेज शासकीय अभिलेख राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस बच्चों तो 7/12 किसके द्वारा जारी किया जाता है, शासकीय अभिलेख राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। स्वामित्व अधिकारों से संबंधित कानून में इस क्रमांक 7 एवं 12 विशेष अनुच्छेद है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं इस 7/12 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं, हमने जब चर्चा की इस बच्चों हमने बात की भोग वटादार वर्ग की बात करी, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। राइट, ध्यान रखिए यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस, एक प्रकार से 7/12 को हम भूमि का दर्पण कह सकते हैं। यस बच्चों ध्यान रखिए 7/12 को भूमि का दर्पण भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष उस भूमि पर न जाकर भी हमें उस भूमि से संबंधित पूरी जानकारी बैठे बैठे ही मिल जाती है। यानी बच्चों 7/12 के द्वारा हम पता लगा सकते हैं यह जमीन कहाँ पे है, इसका मालिकाना हक, इसके मालिकाना हक की क्या स्थिति है। राइट, तो इस तरह से बच्चों इसीलिए 7/12 को हम भूमि का दर्पण कह सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों राजस्व विभाग के एक रजिस्टर में भूमि धारकों के स्वामित्व संबंधी अधिकार, ऋण का बोझ, कृषि भूमि का हस्तांतरण, फसल आदि
क्षेत्र आदि की जानकारी का समावेश होता है। तो बच्चों यहाँ पर इस कौन सी फसल बोई जाती है, उसमें कौन सी फसल लगाई गई है, इसका पूरा ब्यौरा जो है बच्चों यहाँ पर दिया है। जैसे ज्वार लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ज्वारी की बात करें, बाजरे की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके द्वारा आप देख सकते हैं। यस, तो इसके द्वारा पता चल जाता है कि आखिर उस खेत में, उस क्षेत्र में क्या बोया गया, उस खेत में कौन सी फसल पैदा की जा रही है। राइट, तो ध्यान रखना है। और कृषि भूमि का हस्तांतरण तथा फसल क्षेत्र आदि की जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो बच्चों 7-12 कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। जो सैंपल है, जो नमूना प्रत है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इनमें गांव का नमूना नंबर 7 एवं गांव का नमूना नंबर 12 मिलाकर 7-12 तैयार होता है। जिस बच्चों जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये नमूना नंबर 7 है जिसकी हम बात कर रहे थे, और नीचे नमूना नंबर 12 है। तो यहाँ पर लिखा है, कैसे आपको पता चल रहा है, यहाँ लिखा है नमूना 7, यहाँ लिखा है नमूना 12। राइट, तो ये नमूना 12 है। तो ये इसी को मिला करके 7-12 जो दस्तावेज तैयार होता है, इसीलिए उसे हम 7-12 के नाम से जानते हैं। भूमि एवं राजस्व के प्रबंधन हेतु प्रत्येक गांव के पटवारी के पास गांव का नमूना रहता है। राइट, किसके पास रहता है बच्चों, ये प्रत्येक गांव के पटवारी के पास गांव का नमूना रहता है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे पढ़ेंगे। ये बच्चों 7-12 को कैसे पढ़ा जाए। तो बच्चों 7-12 को पढ़ने की अगर बात करें तो भोगवटदार, ये बच्चों भोगवटदार एक यानी रैयतदार जिसे कहा जाता है, का अर्थ है कि यह जमीन परंपरागत रूप से परिवार के स्वामित्व की है। जिसकी अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भोगवटदार एक, यानी इससे क्या पता चलता है, जो ये नंबर है, ये नंबर है जमीन का, इससे ये पता चलेगा कि ये जो जमीन है, ये बच्चों भोगवटदार एक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जमीन परंपरागत रूप से परिवार के स्वामित्व की है। ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है भोगवटदार एक यानी रैयतदार, यानी मालिकाना हक की बात करें। अगर भोगवटदार 2 दिया हुआ है, जिस बच्चों, तो भोगवटदार 2 का अर्थ है कि यह भूमि अल्प भूधारक अथवा भूमिहीन को दी गई है। यानी अगर यहाँ पर 2 लिखा होता, जहां पर 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो जाता कि ये जो जमीन है वो अल्प भूधारक अथवा जो भूमिहीन है उसको दी गई है। अब देने का काम कौन करता है बच्चों, जिलाधीश के अनुमति देने पर ही इस जमीन को बेचना, किराए पर देना, गिरवी रखना, दान करना या इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। राइट बच्चों, किसकी बात हो रही है, ये भोगवटदार 2 की बात हो रही है, यानी जो भूमि अल्प भूमिधारक अथवा भूमिहीन को दान की गई रहती, दी गई रहती है। यस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। हम बच्चों इस 7-12 के संदर्भ में देख रहे हैं, इसके नीचे आकार अर्थात भूमि पर लगाया गया कर रुपए पैसे में दिया रहता है। यस बच्चों, तो जो अन्य हक में संपत्ति पर अधिकार रखने वाले अन्य लोगों के नाम रहते हैं। साथ ही बच्चों हम देख सकते हैं कि संबंधित भूमि पर लिया गया कर चुकाया गया है कि नहीं। तो पूरा बच्चों विस्तार यहाँ पे दिया रहता है। यस, तो इनमें इस विस्तार के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यस, कि संबंधित भूमि पर जो कर्ज अगर लिया गया है तो कर्ज चुकाया गया कि नहीं, अगर चुकाया गया है तो कितना चुकाया गया है, कितना बैलेंस है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई रहती है। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम बात करेंगे संपत्ति पत्र यानी प्रॉपर्टी कार्ड की बात करेंगे। प्रॉपर्टी कार्ड की बात करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर अब आ गया, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी कार्ड यानी मालमत्ता पत्रक जिसे कहा जाता है। तो बच्चों जो सैंपल आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये सैंपल है भांडुप का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस, तो चलिए हम इसके बारे में देखेंगे जानकारी के लिए जो दिया गया है। इस बच्चों अगर हम बात करें मालमत्ता पत्रक की, तो बच्चों यदि संपत्ति की बात करें, यदि संपत्ति अकृषि भूमि वर्ग में है, अकृषि का मतलब बच्चों जहां पर खेती नहीं होती, इस बच्चों यानी नॉन एग्रीकल्चर लैंड की हम बात कर रहे हैं। यस, तो बच्चों अगर ऐसे क्षेत्र की हम बात करते हैं जहां पर खेती नहीं होती, यह संपत्ति अकृषि भूमि वर्ग में है, तो पंजीकरण संपत्ति पत्र यस यहाँ पर किया जाता है। यानी बच्चों ध्यान रखना है
कि जो जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी प्रॉपर्टी कार्ड की बात करते हैं, संपत्ति पत्र की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? यस बच्चों, यह अकृषि भूमि अर्थात नॉन एग्रीकल्चर लैंड, यस बच्चों ये ध्यान रखना, इस क्षेत्र में होनी चाहिए, तभी जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इस इस संदर्भ में किया जाता है। तो स्वामित्व संबंधी अधिकार एवं क्षेत्र, जिसे रकबा कहते हैं, दिखाने वाला दस्तावेज नगर भू अभिलेख विभाग द्वारा दिया जाता है। इस बच्चों, तो स्वामित्व संबंधी अधिकार की अगर बात करें तो यह दस्तावेज जो है नगर भू अभिलेख विभाग द्वारा दिया जाता है। इसमें नीचे दी गई जानकारी जो होती है, जैसे इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है सिटी सर्वे क्रमांक होता है, अंतिम प्लाट इस क्रमांक, कर का मूल्य, संपत्ति का क्षेत्र यानी रकबा और बंटवारे का अधिकार, इस सब की जानकारी दी गई रहती है। इस बच्चों, इस तरह से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं ये सब जो जानकारी है जिसकी हमने चर्चा की, सिटी सर्वे क्रमांक, इस प्लाट क्रमांक, कर का मूल्य, संपत्ति का जो क्षेत्र, रकबा कितना है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई रहती है। राइट, तो ये चूंकि सैंपल है, फिर भी यहाँ अगर आप देखेंगे बच्चों, यस, तो यहाँ पर दिया हुआ है। जो क्षेत्र की बात करें वो देखिए चौरस मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी क्षेत्र की जिसकी हम बात करें यहाँ पर दिया हुआ है, यस आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसे आप जो है इससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये हम बात कर रहे थे माल मत्ता पत्रक की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर देखा जाए तो आपके सामने स्क्रीन पर 6.4 की बात करेंगे। राइट, तो भारत का सर्वसाधारण भूमि उपयोग एवं उसमें हुए परिवर्तन 1990 से 91, राइट 1990 से 91 में आपको जरा ध्यान देना है इससे संबंधित। इस सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इधर दिया क्या दिया है, भूमि उपयोग यानी प्रतिशत में दिया हुआ है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। 1990 91, 2000 से 2001, 2010 से 2011। यस बच्चों, यस नीले रंग में वन, यहाँ पर गैर कृषि, चारागाह, अन्य कृषि, अन्य गैर कृषि भूमि, प्रति या कुल कृषि क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, तो चलिए बच्चों, कौन सा भूमि, प्रश्न किस तरह का पूछा गया वो देखिए, कौन सा भूमि उपयोग वर्ष 1990-91 की तुलना में 2010-11 में कम हो गया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस 2090-91 की तुलना में, ध्यान से देखिए 2010-11 में तो कुल कृषि क्षेत्र, ये सब जरा ध्यान से देखिए, जो कुल कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुल कृषि क्षेत्र यानी ये आप देख सकते हैं 2010-11 की अगर बात करें, ये इसे देख सकते हैं, तो तुलना आपको करना है कब, 1990-91 यानी इसकी तुलना में। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसकी तुलना में इसे आपको देखना है। तो चाहे कृषि क्षेत्र की बात करें, चारागाह भी अगर आप ध्यान से देखिए तो चारागाह ये है 90-91 का, और जबकि 2010-11 का आप ध्यान से देखिए तो आप देखिए उससे कम आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो बच्चों इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण है बच्चों यस बढ़ता हुआ शहरीकरण इसका कारण है। राइट, तो आप समझ सकते हैं कि बढ़ता हुआ शहरीकरण है। अगला प्रश्न है किस भूमि उपयोग में लक्षणीय वृद्धि हुई है, इसका भारत की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध हो सकता है। तो किस भूमि उपयोग में लक्षणीय वृद्धि की अगर बात करें तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो कृषि योग्य भूमि की बात करें इस क्षेत्र में, देखिए अगर आप ध्यान से तो कृषि जो योग्य भूमि है, राइट, तो कृषि योग्य भूमि की अगर बात करें बच्चों तो इसमें लक्षणीय वृद्धि आपको दिखाई दे रही है। तो कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्र है बच्चों ये सर्वाधिक है। इससे पता चलता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान प्रकार की अर्थव्यवस्था है। राइट, तो इससे पता चलता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि अप्रधान है। यस, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत की। तो अगला प्रश्न है बच्चों, क्या कृषि क्षेत्र में कमी आने का संबंध अन्न की कमी से यस लगाया जा सकता है। तो बच्चों जरा ध्यान देना है आपको कि कृषि क्षेत्र में कमी होने का संबंध अन्न की कमी से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि
अत्याधुनिक तंत्र ज्ञान का उपयोग करके कम क्षेत्रों में भी अधिक उत्पादन किया जा सकता है। तो तात्पर्य यहाँ पर प्रश्न दिया था कि क्या कृषि क्षेत्र में कमी हो रही है, तो जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कम हो जा रहा है? तो इसका उत्तर बच्चों आपको देना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कृषि क्षेत्र कम होने के बावजूद भी, चूंकि जो टेक्नोलॉजी है बच्चों, तकनीकी विकास है, चाहे हम जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी जो उत्पादन लिया जाता है, तो फसल, किस फसल, कौन सी फसल किस भूमि में अधिक उसका उत्पादन होगा, तो पहले उस मिट्टी की जांच कराने के बाद उसमें उस तरह से फसल, इसके बाद हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स जो कि अधिक जिससे अधिक उत्पादन हो, उन्नतशील बीज दिए जाते हैं, कृषि विश्वविद्यालय खुले हैं, उनकी मदद किसानों की दी जाती है, तमाम प्रकार की सुविधाएं, फर्टिलाइजर्स हैं, या इस तरह की तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाती है जिससे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों, ये हमेशा याद रखना है, भूमि उपयोग पर परिणाम करने वाले घटकों की बात करें तो जो ग्रामीण भूमि उपयोग की बात करें, तो जिसमें जलवायु की बात करें, मृदा की बात करें, ढाल की प्रकृति, सिंचाई की सुविधा, प्राकृतिक संसाधन और सरकारी नीतियां, ये ग्रामीण भूमि उपयोग को किस तरह से प्रभावित करती हैं। नगरीय भूमि उपयोग की बात करें तो बच्चों, भूमि उपयोग पर परिणाम करने वाले घटकों की बात करें तो नगरीय भूमि की बात करें तो भूमि का स्थान, प्राकृतिक संसाधन, गृह निर्माण की नीति क्या है, यातायात मार्गों की स्थिति, औद्योगिकरण तथा व्यापार, खेल का मैदान एवं मनोरंजन की सुविधाएं तथा सरकारी नीतियां, बच्चों ये भूमि उपयोग पर परिणाम करने वाले घटक माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक, यानी जो हमने आज बात की बच्चों, चाहे हमने बात की संक्रमण क्षेत्र में उपनगरों की बात की, योजनाबद्ध जो प्लान सिटीज थी उसको हमने देखा, और बच्चों इसके साथ ही हमने ये जापान और भारत में जो भूमि उपयोग है उसे समझा तथा हमने समझने का प्रयास किया, 7-12 उतारा को हमने समझने का प्रयास किया। इस बच्चों, हमने 7-12 को समझा, हमने मालमत्ता पत्रक को समझा, और संपत्ति यानी प्रॉपर्टी कार्ड को भी हमने समझ लिया है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। आइए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो पहला ध्यान से देखिए, कथन है, कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों और मानवों के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं से बनता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों और मानव के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं से बनता है। तो बच्चों, आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे देख लेते हैं। अगला कथन ध्यान से देखिए, ग्रामीण भागों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। तो क्या बच्चों, ये क्या कथन सत्य है? बहुत ही आसान है, आपने तुरंत उत्तर दे दिया होगा। राइट, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ग्रामीण भागों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, ये बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। अगला कथन ध्यान से देखिए, भोगवटदार एक रैयतदार का अर्थ है कि यह जमीन भूमिहीन को दी गई भूमि है। बच्चों, याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी कि अगर भोगवटदार एक लिखा होगा तो उसका अर्थ, यहां लिखा है जमीन भूमिहीन को दी गई भूमि है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या यह कथन सत्य है? तो बच्चों, इसकी चर्चा हमने कई बार की थी, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों, ये कथन असत्य है, यानी गलत है। तो बच्चों, अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी है, तो गलत है यानी असत्य है तो उसे सत्य करके लिख देना है। तो चलिए बच्चों, इसकी चर्चा की थी हमने। यस, तो आपको याद आ गया होगा, तो मिलाइए अपना उत्तर। भोगवटदार एक यानी रैयतदार का अर्थ है कि यह जमीन परंपरागत रूप से परिवार के स्वामित्व की है। इस बच्चों, अगर ये लिखा हुआ है भोगवटदार एक, इसका मतलब ये जमीन किस तरह की है? परंपरागत रूप से परिवार के स्वामित्व की है। ये बच्चों भूमिहीन को दी गई, ये भूमि से संबंधित नहीं है। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों, अंतिम कथन देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, कथन है, नगर में रहने वाले लोगों के मनोरंजन हेतु कुछ भाग अलग से आरक्षित किए जाते हैं। तो बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा भी हमने की थी।
नगर में रहने वाले लोगों के मनोरंजन हेतु कुछ भाग अलग से आरक्षित किए जाते हैं। तो आपको ध्यान आ गया होगा बच्चों। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। क्या ये कथन सत्य है? तो चलिए मिलाइए अपना उत्तर। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा। राइट बच्चों, तो आपने इस पाठ को अर्थात जो भूमि उपयोग के विविध प्रकारों की हमने बात की, इस बच्चों 2 भागों में, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है। ओके बच्चों, तो आप खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए और बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।